बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि पेपर में डिमॉन्स्ट्रेशन जो है उसको कैसे टैकल करना है। डिमॉन्स्ट्रेशन वाले क्वेश्चन को एजुकेशनल पोस्ट के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे दिया जाना चाहिए। जल्दी से इसका आगाज करूंगा बगैर किसी ताखीर के। की फैक्ट्स आपको बताऊं, जब भी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए कहा जाए तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज। यू शुड बी अवेयर ऑफ द ब्रीफ डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट रेलेवेंट टू दैट टॉपिक। अमूमन आपके फेवरेट पोइट, फेवरेट ऑथर, फेवरेट नॉवल या प्ले के बारे में पूछा जा सकता है। माइन्यूट डिटेल मत बताएं कि चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 का 12 पार्ट है, एक्सेट्रा। आप थीम्स के बारे में बात करें, इंट्रोडक्शन दें, प्लॉट के बारे में अगर बात करनी है, ठीक है, ओवरऑल उसकी समरी बता दें, और उसके बाद आप उसकी की मैसेज को डिस्कस कर सकते हैं। आप ऑथर क्या कहना चाह रहा है, क्या सजेस्ट करता है, इसके अलावा उसकी फाइनल एंडिंग के बारे में भी आप बता सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन जो पीपीएससी में 2 से 5 मिनट तक लास्ट करता है। अगर वो आपको बोलने का मौका फराहम करते रहे तो बोलते जाइए बगैर परेशान हुए। अगर आपको रोकने का कहें तो रुक जाइए। किसी भी सूरत में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सामने खड़े होकर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा, वो खुद ही आपको कह देंगे कि वहां चले जाएं और डेमोन्स्ट्रेशन दे दें। डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि सेंटेंस आपके शॉर्ट हों, बार बार एंड एंड का इस्तेमाल मत करें, रेपिटेशन मत करें, सर की बार बार सर कह के मुखातिब मत करें। आपने यूं तस्वुर करना है कि आप एक डेमो दे रहे हैं स्टेज पर जाकर और किसी बात के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आप यूं समझ लें कि आपको टास्क मिला हुआ है थिएटर पर या स्टेज पे जाके किसी किताब के बारे में इब्तदाइया बताने के, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने को। तो ये चीजें आप जहन में जब रख लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और इंशाल्लाह आप इस तमाम इसके ऊपर बात कर लेंगे। आप जो मैं जिस टॉपिक पर आपको बताना चाहूंगा कि भी कोई भी टॉपिक हो उस पर प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, बोलने के बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे वो नहीं होगी, वो चीज़ हल होगी, और उसको जो है वो उसको हैंडल करना आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब जो टॉपिक मैं बोलने लगा हूँ कुछ अपनी मेमोरी से रिकॉल करके बोलूंगा, कहीं से लिखा हुआ किसी से पढ़ा हुआ नहीं बोलूंगा। उसको मैं जो है वो ऐसे रिपीट करूंगा जैसे कि एक नेचुरल वे में जो है ना रिपीट किया जा रहा हूँ, बजाय कि मैं बुकिश रटा रटाया जो है ना वो उसको एक्सप्लेन करूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है ना वो परफॉर्म कर पाऊँ अपने तौर पर। और कोई माइन्यूट गलती जो होगी उसको इग्नोर कीजिएगा, और लेकिन आप लोगों ने इसको बेहतर या प्रैक्टिस करने की जो है वो कोशिश करनी है अपने तौर पर। अब मुझे वो टास्क कहते हैं गिव अ शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑन फेरिक्विन, तो मैं चला जाऊंगा और अपने सांप पे काबू पाते हुए बिल्कुल अलर्ट होकर उसका जवाब देना मैं शुरू कर दूंगा। Fairy Queen is a long narrative poem written by Edmund Spenser. Edmund Spencer got it published in 1590, and some parts were published in 1596. Originally, he planned it to be published in 12 books, each book modeled on a different noble character, championing and glorifying the Christian deeds and holy virtues. He dedicated this long narrative epic poem to Queen Elizabeth I. Sir Walter Raleigh sponsored and supported Edmund Spenser to write this long narrative poem. As I informed you that it is a long narrative poem and it is an epic. So epic is basically a long poem that is modeled upon the ideas or the techniques propagated or started by Greek uh, epic poets like Homer and Roman poets version. So, as it is the tradition of epic that it involves various Greek deities, gods, invocation of muses, superhuman forces, and some extraordinary deeds. So, Edmund Spenser has utilized everything. He has created a fairyland, a fanciful world in which he has portrayed different characters, but deep down we see the symbolic significance of all these characters. Each character of the fairy queen stands for something in the real world, like Queen Gloriana stands for Queen Elizabeth I. By presenting the picture of this fancy and fairyland, uh, Edmund Spenser was suggesting the superiority of Christian Church, Anglican Church over Catholic Church. Actually, we see the allegorical feature of this poem by understanding the other interpretation in which other interpretation of this epic in which the Edmund Spenser has written it. Moreover, if we try to understand that what are the key messages that he intended
in this long narrative poem. He actually wants to suggest that the virtue is the superior thing in the human nature, and he wanted to model a gentleman in a very noble and appropriate way. Therefore, we also notice the symbolic meaning in the real world. As I mentioned earlier, that the Queen in the title alludes to the Queen Elizabeth I. It was actually a kind of a propagandist poem that sported, or it was written in favor of Queen Elizabeth I and the English church that was dominant at that period. So the poem suggests that the Christian values, especially the Anglican church values, are of higher nature, and the characters that face different kind of temptations, different kind of adventures that they undergo will continue to attract them, but they will survive finally if they continue to distract and dissuade themselves from the Catholic church or from the temptations of outward sin. There is not directly attribution or mention of anything relevant to a Catholic church, but we see some kind of similarities and some kind of allusions that give us a symbolic meaning to interpret it in a clear way. तो ये मैंने इसको सम अप कर दिया. अब मैं अपने जरा क्रिटिसिज्म करूँ ना अपनी इस पे डेमोन्स्ट्रेशन पे, तो मैंने जो गलतियां की हैं मैं आपको बता देता हूँ. पहली तो बात यह है कि एक दफा कह देना काफी था मुझे, कि मुझे एक दफा ही कह देना काफी था कि ये कैथोलिक चर्च के थोड़ा सा वो अगेंस्ट जा रहा है. बार बार इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी. दूसरी बात जो मैंने इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में मिस कर दी है वो ये है कि मैंने ये नहीं बताया कि भाई एडमंड स्पेंसर ने काम क्या किया है. भाई एडमंड स्पेंसर इंट्रोड्यूस स्पेंसरियन स्टेंजा. स्पेंसरियन स्टेंजा इज कंप्राइज्ड ऑफ 9 लाइंस. सबसे काम की बात मैंने नहीं बताई, तो ये मैं भूल गया. तो देख लें, ये चीजें आपने जहन में रखनी है, इनको आपने अच्छे तरीके से बताना है. डेफिनेटली अब मैं उस पोजीशन पे तो नहीं हूं कि मैं रोज 30-30 40-40 मिनट प्रैक्टिस करूं. जब मेरा टाइम था तो मैं भी बहुत प्रैक्टिस करता था. अब मेरा टाइम नहीं है, अब मैं प्रैक्टिस करवाता हूं लोगों को. तो आपने ये चीज जहन में रखनी है. भाई उसने देखना है राइटर ने क्या इनोवेशन लेकर आया, क्या खास बात थी उसके अंदर, उसने क्या किया, उसने क्या बात बताई, उसने किस तरीके से जो है ना अपने मकसद में कामयाब किया. उसकी जो उसने स्टेंजा बनाया उसकी खास बात क्या थी, उस स्टेंजे को बाद में किस पोइट ने यूज किया है, कीट्स ने इस्तेमाल किया, एडोनेस में शैले ने इस्तेमाल किया. तो ये बातें आप बताकर दिल जीत सकते हैं. तो ये है इंट्रोडक्शन. ये आपके सामने आ गई ये बातें किताब की लिखी हुई. इनमें से मैंने कोई बात नहीं दोहराई, ये मैंने इधर उधर से उठाया है इंटरनेट से, और इसको मैंने वैसे लिख दिया. डेफिनेटली विकीपीडिया इसका सोर्स है, लेकिन मैंने अपनी जुबान इस्तेमाल की नहीं, अपने सेंटेंसेस इस्तेमाल किए. मैंने कंजक्शन बार बार इस्तेमाल नहीं किए, और मैंने एक नेचुरल वे में बयान करने की कोशिश की है. और डेफिनेटली कुछ गलतियां होंगी मेरी भी उसमें, लेकिन ये कि जब आप बोलते हैं तो कुछ एरर्स होते हैं. लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कन्वे यू दैट हाउ अ डेमोन्स्ट्रेशन कुड बी गिवन इन एन इंटरव्यू रूम, बगैर किसी परेशानी के आपने देनी है. प्रॉस एंड कॉन्स आपने देख लिए हैं, अब मुझे भी आपने एवेलुएट कर लिया. मैंने अपने फ्लॉज भी आपको बता दिए जो कि नहीं होने चाहिए, उनको आप देख सकते हैं. आपने कैसे जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है. डेफिनेटली एक रिटायर्ड एक उसके बंदे और जो उसमें और आप में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए. आई एम नॉट इन प्रैक्टिसिंग मूड, और मैं इसको इसी तरीके से अपलोड करूंगा विदाउट एनी अमेंडमेंट, विदाउट एनी एडिशन, ताकि आपको पता चल सके कि गलतियों से सीखना कैसे है. और मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि भाई मैंने स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में क्यों नहीं बताया. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिनके बारे में आप जहन में रखिएगा. कोई भी राइटर हो, चाहे वर्ड्सवर्थ हो, कॉलरिज हो, आप उसकी थीरीज के बारे में बात करें, आप मैथ्यू आर्नल्ड है उसके बारे में बात करें कि मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या लिखा, क्या सीरीज पेश की, टी एस इलियट की खास बात की थी क्या थी, टी एस इलियट एज ए क्रिटिक क्या था, एज ए पोइट कैसा था, एज ए जो है वो प्ले राइट कैसा था, ठीक है, उसकी इन्वेंशन क्या है, उसने की आइडियाज क्या बताए हैं, वो उस दौर का रिप्रेजेंटेटिव क्यों था, किस तरह था, ठीक है, तो उसकी खास बात क्या थी. इनके ऊपर आप डेमोन्स्ट्रेशन दें. अगर आप किसी नॉवल के ऊपर दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप बात करें. अब अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से एक पोइम को पढ़ाया जाना चाहिए. हाउ वुड यू टीच अ पोइम इन अ क्लासरूम. उसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा. अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.